उनके पेरीवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस का जो फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का। और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या होती है? अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करें तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। मतलब जब व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस, जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। मतलब जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलकर रिएक्ट करते हैं क्या, एक नया पदार्थ बनाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन हम बोलते हैं। मतलब उसको हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हम कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस से बनाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई, है ना? तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो अपना जो नेक्स्ट हम करेंगे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? या तो कोई चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज होगा तो उससे हमें पता लग सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। या इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब जब किसी दो हम सब्सटेंस की अभिक्रिया करवाएं तो कोई गैस इवोल्यूशन हो, गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, मतलब कोई गैस निकल सकती है उसमें से। या हम कह सकते हैं चेंज इन कलर, मतलब जो भी रिएक्शन कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा पदार्थ है, उनसे जो नया पदार्थ बनता है उनके कलर में कोई चेंज आ जाए। चेंज इन पीएच वैल्यू, मतलब उसकी जो पीएच है उसमें कोई चेंज हो जाए तो हम मान लेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो इसका मतलब इनमें से अगर कोई भी चेंज होता है, मतलब अगर कोई टेम्परेचर में कोई चेंज होता है, या कोई गैस इवोल्व होती है, या कलर में कोई चेंज होता है, या पीएच में अगर कोई चेंज होता है, तो हम ये कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसको हम मान लेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब बात आती है भी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है, जैसे भी हमें अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन जब हम कुछ डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि जहां केमिकल रिएक्शंस होती, केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, मतलब अपनी जो डेली लाइफ है उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले जो भी हम खाना खाते हैं, अब जो खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो फर्स्ट जो हमारे मतलब डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन होती है, डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब जो फूड का डाइजेशन होता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद जो हम सांस लेते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद हम
डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारी ऐसी लोहे की वस्तु या दूसरी जो धातुओं की वस्तुएं होती हैं उनको जंग लग जाता है, तो वो भी एक रासायनिक विक्रिया होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके बाद जैसे हम दूध से मतलब दही बनाते हैं, तो वो भी क्या है, एक रासायनिक विक्रिया है। दूध से हम जो दही बनाते हैं, कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, मतलब दूध को दही में बदलना, तो वो भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये हमारी डेली लाइफ के अंदर कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, मतलब हमारी डेली लाइफ में होने वाली कुछ ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, इसको हम बोलते हैं श्वसन। जो श्वसन विक्रिया होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। लोहे को जंग लगना और दही का बनना, तो ये सारी की सारी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, मतलब हमें कैसे पता चले कि जिससे हमें ये हो कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और अपनी जो डेली लाइफ है, दैनिक जीवन में ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं जो जिनको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, तो ये सारी वो अभिक्रियाएं हैं जो रासायनिक अभिक्रिया अपनी डेली लाइफ में होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा, ये तो बात हुई कि अपनी डेली लाइफ में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब जैसे अपने साइंस के चैप्टर में एक्टिविटी 1.1 दी हुई है, अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक्टिविटी 1.1, उसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो एयर में कोई मतलब जो मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और उस रासायनिक अभिक्रिया में बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब ये एक सफेद रंग का पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के बर्न होने से। तो ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, मतलब अपनी जो डेली लाइफ से अलग जो अभिक्रियाएं होती है अपनी, जैसे बुक में दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में, या और बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बाद किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे यही एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसमें जो हम एरो के निशान से लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एरो के निशान के राइट साइड में जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो एरो के निशान के जो लेफ्ट साइड में हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट हम कहेंगे। हिंदी में जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक। और जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। अब अगर हम ये कहीं भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या अभिकारक और जो उत्पाद हैं उनको हम डिफाइन करें, तो उनको हम डिफाइन कैसे करेंगे। अब जो रिएक्टेंट्स हैं उसको हम कैसे कहेंगे, रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस टेक पार्ट करते हैं, मतलब भाग लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जैसे इस अभिक्रिया के अंदर ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों सब्सटेंस, इन्होंने रिएक्शन की, तो इनको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। द सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ, विच, जो, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया में जो सब्सटेंस टेक पार्ट करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। अगर हम ये कहें भी जो प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं उत्पाद, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द सब्सटेंस, भाई उन रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस रिएक्ट करके नया जो पदार्थ बनता है, मतलब जो बनने वाला जो पदार्थ है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट हम कहेंगे। दिस सब्सटेंस, भी ऐसा पदार्थ, विच फॉर्म, जो बनता है, इन ए
केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पदार्थ बनता है तो उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट हम बोलते हैं। मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके बीच में हम क्या लगाते हैं कि एरो का निशान, एरो के निशान से इस साइड जो होते हैं, लेफ्ट साइड जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और ये जो एरो का निशान है ये हमें बताता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। भी रिएक्शन कौन सी साइड चल रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो इस एरो के निशान का जो हेड है, हेड की साइड जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो टेल की साइड जो लेफ्ट साइड में उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर दो टाइप के मतलब सब्सटेंसेस होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट क्या है, एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा देंगे। इसी तरीके से प्रोडक्ट है, या जैसे इस अभिक्रिया में तो एक ही प्रोडक्ट था तो हमने एक ही दिखाया, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते तो यहां हमें प्लस लगा के यहां लिख देते भी जो दूसरे प्रोडक्ट बने हैं उनको हमें राइट साइड में रिप्रेजेंट करते। तो ये है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे ये तो बात हुई भी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अपनी डेली लाइफ में कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं, और किसी भी केमिकल रिएक्शंस का हमें पता कैसे चले कि मतलब रिएक्शन हुई है। वो हमने बताया कि टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, कोई पीएच में कोई चेंज हो सकता है, कोई कलर में कोई चेंज आ सकता है। इसके बाद किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो लेफ्ट साइड में होते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट साइड में होते हैं उनको प्रोडक्ट हम बोलते हैं। और बात करने डिफाइन करने की आए तो जो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस उनसे मिलके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट हम बोलते हैं। इसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये तो बात हुई केमिकल रिएक्शन की। इसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होगी, आइए हम देखते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, अभी जैसे अभी हमने एक केमिकल रिएक्शन लिखी थी सिंबल के रूप में। एक तो हम ये कहें भी व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, भी जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, भी ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। या हम ये कहें अभी तक जैसे अभी हमने एक एग्जांपल और लिया था केमिकल रिएक्शन का कि व्हेन, अभी जो एक्टिविटी 1.1 से था, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन ऑक्सीजन या एयर, जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर हम इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को सिंबल के रूप में लिखें, इसकी फॉर्म में लिखें, जैसे जो फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है उसमें कार्बन रिएक्ट करता है तो कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। इसके बाद रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो क्या होता है, ओ ऑक्सीजन O2, और ये दोनों मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों मिलके जो बनता है उस बनने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट हम बोलते हैं। तो प्रोडक्ट को हम एरो के निशान से राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन दोनों को मतलब रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से जैसे अगर हम बात करें कि सेकंड जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हमने बताई, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम। तो जो फर्स्ट केमिकल, सेकंड जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ। उनसे बनता क्या है, फॉर्मेशन किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है इसको हम राइट साइड में दिखाएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में लिख दें, मतलब प्रतीक के रूप में लिख दें, उनका जो भी प्रतीक होता है, कार्बन का प्रतीक होता है C, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक होता है CO2। इसी तरीके से जो मैग्नीशियम है सेकंड केमिकल रिएक्शन में, मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो Mg होता है, ऑक्सीजन का जो प्रतीक जो सिंबल होता है वो O2 होता है, और इन दोनों से जो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका जो प्रतीक होता है वो मैग्नीशियम MgO होता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल के रूप में लिख दें, किसकी फॉर्म में लिख दें, सिंबल के रूप में, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करें, भी जो केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन
तो केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे? द सिंबॉलिक, मतलब सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबल की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसके साथ एक बात और हम ऐड करना चाहेंगे कि वे द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब जो भी अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, उनकी फिजिकल स्टेट भी अगर हम रिप्रेजेंट करें साथ में, जैसे कार्बन है तो कार्बन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो होती है सॉलिड, तो इसके ब्रैकेट में लिखेंगे हम एस फॉर सॉलिड। जो ऑक्सीजन है वो किस फिजिकल स्टेट में मिलता है? वो मिलता है गैसियस फॉर्म में, तो इसके लिए हम लिखेंगे जी। इसी तरीके से जो CO2 प्रोडक्ट जो बनता है इन दोनों से मिलके वो भी गैसियस फॉर्म में बनता है, तो इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे जी फॉर गैस। तो ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है विद द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड ए प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को भी हमने इसमें दर्शाया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट केमिकल इक्वेशन हम कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम सेकंड इक्वेशन है इसको अगर हम फिजिकल स्टेट लिखें तो ये तो बात हुई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन जो मैग्नीशियम है मेटल है वो क्या होती है? सॉलिड फॉर्म में होती है। किसके साथ रिएक्शन करती है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, तो ऑक्सीजन क्या होती है? गैस फॉर्म में मिलती है हमारे नेचर में, या गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करती है, और इनसे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो बनता है सॉलिड, तो इसके ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? सॉलिड। तो ये होगी आपकी केमिकल इक्वेशन। मतलब जो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो हम यहाँ से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिंबल की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होती है विद द फिजिकल स्टेट, मतलब उनकी जो फिजिकल स्टेट है उनको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किसकी? ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो भी रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट बनता है उनकी फिजिकल स्टेट को भी अगर हम साथ में दिखाएं तो उस कंप्लीट जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर कोई भी सब्सटेंस उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है, वो गैस भी हो सकती है। तो अगर जैसे इस इक्वेशन के अंदर सॉलिड और गैस थे सारे, तो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। तो जो फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? फिजिकल स्टेट, अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं एस। अगर कोई लिक्विड फेज में होता है तो उसके लिए लिखते हैं हम एल। इसी तरीके से अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फेज में है तो उसके लिए हम लिखते हैं जी। और कई बार कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उनका वाटर में सॉल्यूशन भी होता है, तो अगर किसी का सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन, या हम ये लिखें वाटर के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं एक्वस। अगर किसी का एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं ए क्यू, एक्वस। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब द सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इन वाटर, मतलब किसी भी सब्सटेंस का पानी के अंदर जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसके लिए जो हम सिंबल प्रयोग करते हैं वो हम करते हैं ए क्यू। लिक्विड फेज में है तो एल हम यूज करते हैं, सॉलिड फेज में है तो एस हम यूज करते हैं, और गैसियस फेज में है तो हमें जी यूज करते हैं। तो ये है आपकी केमिकल इक्वेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशन या जिसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम प्रतीक के रूप में लिखते हैं, मतलब सिंबल के रूप में अगर हम लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बहुत ही आसान है और एग्जाम में भी उसमें से एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार क्या लगभग आता ही है उसमें से। बैलेंसिंग। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन है उसको हम बैलेंस कैसे करें, मतलब उसको संतुलित कैसे करें। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको हम बैलेंस कैसे करें, या हम ये कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया उसको संतुलित करना हो तो वो हम कैसे करें। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक अभिक्रिया लेते हैं
Fe आयरन, ये जब वाटर मतलब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे बनता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये संतुलित नहीं है, मतलब अगर हम ये जिसको हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इनके जो एटम है, इनके जो परमाणुओं की संख्या वो दोनों साइड बराबर नहीं है। जैसे इस साइड Fe1 है, इस साइड Fe3 है, इस साइड हाइड्रोजन 2 है, इस साइड हाइड्रोजन 2 है, चलो संतुलित हैं। ऑक्सीजन इस साइड 1 है, ऑक्सीजन इस साइड 4 है। तो दोनों साइड सारे के सारे जो परमाणु है, एटम है, वो इक्वल इन नंबर नहीं है, बराबर नहीं है, संख्या बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये संतुलित नहीं है। तो इसको हम संतुलित कैसे करें? तो इसके लिए एक जो डायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं जिसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, उस मेथड का हम यूज करते हैं। तो संतुलित करने से पहले हम देखते हैं कि दोनों साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट की साइड कौन कौन से परमाणु हैं, एटम है, कितने कितने हैं, वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले एलिमेंट एक हम टेबल बनाते हैं इनकी, दोनों साइड कितने कितने एटम्स हैं। जैसे एलिमेंट का नेम लिखेंगे, रिएक्टेंट की साइड कितने हैं मतलब उत्पाद की साइड, और प्रोडक्ट की साइड कितने हैं। अब जैसे एलिमेंट है पहले Fe, तो Fe एक क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्या है ऑक्सीजन। अब 3 प्रकार के इसमें तत्व हैं मतलब एटम हैं जो इस अभिक्रिया में हैं। अब इनको ये देखते हैं कि रिएक्टेंट की साइड कितने हैं और प्रोडक्ट की साइड कितने हैं। जैसे अगर हम बात करें Fe की, तो रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट की साइड कितने हैं, Fe 1 है 1, और जो प्रोडक्ट हैं उनकी साइड कितने हैं 3 है 3। इसके बाद जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टेंट है, एरो के निशान से इस साइड जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, तो हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं 2 हैं, और जो प्रोडक्ट है उसकी साइड भी कितने हैं 2। इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट की साइड कितने हैं, वो है 1, और प्रोडक्ट की साइड कितने हैं 4। तो इसका मतलब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड जो दोनों तीनों टाइप के जो एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है। जैसे Fe साइड 1 है, प्रोडक्ट की साइड 3 है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट की साइड 1 है और प्रोडक्ट की साइड 4 है। तो इसका मतलब इनको अगर हमें बैलेंस करना हो तो वो किस तरीके से करें। तो बैलेंसिंग शुरू करने से पहले हम एक बार ये जो भी फॉर्मूला है इनके दोनों ओर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, और ये भी हमने लगा दिया। अब इसके बाद अब इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना है। मतलब अगर हम किसी का भी एटम्स को कम या ज्यादा करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हमें कहां करना है, इसके लेफ्ट साइड में, मतलब इससे पहले लगाना है वो नंबर, इनको दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं Fe को। अब रिएक्टेंट की साइड Fe कितने हैं 1 है, प्रोडक्ट की साइड कितने हैं ये हैं 3। तो अगर हम रिएक्टेंट की साइड भी 3 करना चाहें तो इसको हम क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएंगे 3। तो रिएक्टेंट की साइड जो Fe है उसके आगे हमने लगा दिया 3। तो इसका मतलब Fe कितने हो गए 3 हो गए, और इस साइड भी कितने हैं 3 है, तो दोनों साइड क्या हो गए इक्वल हो गए। इसके बाद जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट की साइड भी 2 है, प्रोडक्ट की साइड भी 2 है, तो इसको हमें अभी एक बार बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो रिएक्टेंट है ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट की साइड कितने हैं 1 है, प्रोडक्ट की साइड कितने हैं 4 है, तो यहां से हम इसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। तो ऑक्सीजन कहाँ है इस फॉर्मूले में है, तो इस फॉर्मूले के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा इसके अंदर कोई भी हमें चेंज नहीं करना है। तो हम 4 कहाँ लिखेंगे, वो हम लिखेंगे यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। तो ऑक्सीजन इस साइड भी 4 हो गए और इस साइड भी 4 हो गए, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन का जो नंबर है वो चेंज हो गया। अब हाइड्रोजन पहले यहाँ कोई नंबर नहीं था, तो अब हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ऑक्सीजन को तो किया बैलेंस करने के लिए, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाइड्रोजन को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गए 8, और इस साइड कितने रह गए 2। अब दोनों साइड बराबर करने के लिए अगर हम क्या करें, प्रोडक्ट की साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे हाइड्रोजन को, तो यहाँ भी 8 हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट की साइड कहाँ है, ये है प्रोडक्ट की साइड, तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन है, इसके आगे भी अगर हमें 4 नंबर लगा दें तो ये हो जाएंगे 8 हाइड्रोजन के आइटम। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इस साइड Fe कितने हैं 3 है, इस साइड भी Fe कितने हैं 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, इस साइड भी कितने हैं 8, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, ऑक्सीजन भी इस साइड भी कितने हैं 4 है। अब ये जो अभिक्रिया होगी ये क्या होगी अपनी
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एक बार हम फिर ले लेते हैं इसको, Fe प्लस H2O, इससे बनता है प्रोडक्ट Fe3O4 और प्लस है हाइड्रोजन। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमने क्या क्या नंबर लगाए हैं, Fe के आगे क्या लगा है 3, H2O के आगे 4, इसी तरीके से Fe3O4 है, ये एज इट इज है, और हाइड्रोजन के आगे भी 4। अब दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बिल्कुल इक्वल है। साथ में ये तो बात हुई केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने की, साथ में इनके सिंबल भी लिख देते हैं। Fe जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। Fe क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इसके ब्रैकेट में इसकी फिजिकल स्टेट लिख देंगे। S वाटर है, वाटर किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में, तो ये भी हमने क्या लिख दिया। L Fe3O4 जो बनता है वो भी सॉलिड फॉर्म में बनता है, और हाइड्रोजन जो होती है वो होती है गैस। तो ये बात हुई इनकी फिजिकल स्टेट की। तो इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक जो विक्रिया है, केमिकल जो इक्वेशन है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर बार जो बैलेंसिंग आए वो इसी तरीके से आए, तो छोटी इक्वेशन भी आ सकती है, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकती है। जैसे अभी आपने एक्टिविटी एक की थी, एक्टिविटी जो 1.1 है, एक्टिविटी 1.1 में जो केमिकल इक्वेशंस थी, बहुत ही आसान इक्वेशन थी उसको बैलेंस करना। क्या थी, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उन दोनों से मिलकर बनता है जो प्रोडक्ट उत्पाद जो बनता है वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस केमिकल इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें, संतुलित करें, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल हो, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमें टेबल बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि जहां ज्यादा एटम्स होते हैं तो वहां हमें ज्यादातर टेबल बनाने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई ऐसा ही मतलब विक्रिया है जो बिल्कुल आसान है तो उसमें हमें कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे इस साइड मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीशियम इस साइड है 1, इस साइड भी कितने हैं मैग्नीशियम, वो 1 है। ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, 2 हैं, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो हम क्या करें, इस साइड 1 है, इस साइड 2 है, तो हम क्या करें भाई, जो भी फॉर्मूला उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाएंगे इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो चेंज कहां करेंगे, इसके बाहर लेफ्ट साइड में हम नंबर लिखेंगे। तो जो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम इस साइड 1 है, इस साइड भी 1 है, ऑक्सीजन इस साइड 2 है, इस साइड 1 है। तो इस साइड भी 2 करने के लिए हम क्या करें, यहाँ एक नंबर लगा दें। तो इस साइड ऑक्सीजन कितने हो गए, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, इस साइड भी कितने हैं 2। लेकिन जैसे हमने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम भी यहाँ डबल हो गए, मतलब 2 हो गए। तो इस साइड मैग्नीशियम के नंबर बराबर करने के लिए तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से मैग्नीशियम 2 है, इस साइड भी 2 है। ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, 2 हैं, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो ये एक आसान सी केमिकल रिएक्शंस थी जो आपकी एक्टिविटी 1.1 में एनसीईआरटी की बुक में है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सभी में ही अगर हम ऐसे एक सारणी बनाए, टेबल बनाए, तो सिंपल मेथड भी हो सकता है। और इसी को अगर हम क्या करें, सिंबल की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2Mg। तो मैग्नीशियम किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसके ब्रैकेट में लिख दिया S प्लस O2 किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में होती है, तो इसके ब्रैकेट में लिख दिया G। और इसी तरीके से एरो का निशान लगाया, एरो के निशान से राइट साइड में हम प्रोडक्ट लिखेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके कितने नंबर थे, 2 थे, मतलब 2MgO। और ये किस फॉर्म में होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से ये अपने पास आ गई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इसी तरीके से हमने इस केमिकल इक्वेशन को भी बैलेंस किया था, तो ये भी अपने पास क्या थी, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो उससे पहले नेक्स्ट वीडियो आए उससे पहले आप ये आज की जो वीडियो है इसको अच्छे तरीके से 1 या 2 बार अच्छे तरीके से देखें और अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं इसके। थैंक यू।